हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने मॉडल पर पूरा सॉल्व कर दिया है और साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिया। और आज तो आप लोगों को महातांडव का वीडियो भी लाकर रख दिया हूँ, जिसको जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा जितने सारे क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जिसका आप लोग एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, रटना नहीं पड़ेगा, बस आप लोग वीडियो को देख लोगे तो एग्जाम में जाकर लिख पाओगे। तो चलिए देख लीजिए वीडियो को क्या है। और चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो वहां भी जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक नेक काम जो जरूर कर दीजिए। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है किस प्रकार क्लासेस चल रहे हैं, तो उनको शेयर करके बता जरूर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिले और यार उनका कहीं अच्छा होगा तो पुण्य का काम ही होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और किस प्रकार उसका हम लोग सॉल्व आंसर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम सभी के सामने है दोस्तों कि बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं जो पार्ट है उससे एक प्रश्न है। तो देखिए क्या होगा इसका उत्तर। बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने वाले बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो? जिस उम्र में बच्चों का खेल मतलब बच्चे खेलते हैं, खेलने पढ़ने लिखने का उम्र होता है, उस उम्र में अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो उसका बचपन तो नष्ट होता ही है दोस्तों, साथ में भविष्य भी उसका नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो? अगर काम करेंगे बचपन से ही तो आगे जाकर क्या बनेगा। इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता। अब मान लीजिए छोटा सा ही कोई बच्चा काम कर रहा है, होटल में प्लेट धो रहा है या फिर कहीं भी कुछ काम कर रहा है, तो उनका शारीरिक विकास तो रुक ही जाता है क्योंकि सही से उसको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार का उसका सोच हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हर कोई तो रॉकी भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, रॉकी भाई चलो भाई वो तो मूवी है कि चलो बचपन से काम किया मारा काटा, लेकिन अब ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें। ऐसे एक और जहाँ शारीरिक विकास रुकता है तो मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक, मतलब दोस्तों उसमें कोई क्वालिटी नहीं होता है। अकुशल श्रमिक का अर्थ होता है कोई टेक्निकली नहीं होता है कि हाँ ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होता है। हाँ हाजिरी मिला तो काम कर लिया, मिला खाना खा लिया, तो जिंदगी भर के लिए अकुशल श्रमिक ही बनकर रह जाते, मतलब कोई स्पेशल काम नहीं आएगा उनको। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिलता है। और दोस्तों अगर कोई कुशल श्रमिक बनता है तो समाज में देश में कुछ अपना योगदान देता है, लेकिन ये अकुशल श्रमिक यहाँ पर अपने मतलब समाज के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाता है। ठीक है, बस किसी तरह अपना पेट पालता है। तो ही चीज़ है। आगे देखो क्या है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो देखो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का सबसे मुख्य कारण गरीबी है। जी हाँ दोस्तों, सुविधा और मनोरंजन यानी कि बच्चों को खिलौना नहीं मिल रहा है, खेल नहीं पा रहे तो मनोरंजन नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा कारण क्या है, गरीबी। जी हाँ, अगर गरीबी नहीं होता तो काम करने क्यों जाते जनाब, काम ही नहीं करते ना वो। समझ रहे हो? तो गरीबी के कारण उसको काम पर जाना पड़ रहा है, तो सुविधा और मनोरंजन से काफ़ी दूर है, वंचित है उनसे। और इस कारण गरीब माता पिता न चाहकर भी अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की आर्थिक स्थिति नहीं होती है। ठीक है, पैसे नहीं होते कि हाँ बच्चों को पढ़ा लिखा पाए। हालांकि अब तो सरकार बहुत सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि पाठ के आधार पर लिखा गया है, विवश हो जाते हैं गरीबी के कारण। जब माता पिता बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उन्हें खिलौने कहाँ से देंगे। सोच रहे हो, खिलौना तो दूर की बात है, ठीक से अगर 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाते हैं तो फिर उनको खिलौना कहाँ से देंगे। तो इसलिए तब बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों। आगे तो क्या, भाव स्पष्ट कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो। बहुत ही बढ़िया है, देखो क्या बोल रहा है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी से कवि का तात्पर्य है कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव मतलब क्या, बहुत ही मृदु आवाज, मन मुग्ध हो जाएगा। होता है ना कहीं किसी किसी का आवाज सुनकर आपका मन मुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार कि मृदुल वैभव की रखवाली सी से कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। आज के इस कष्टमय संसार में कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल की आवाज में ही बची है। और आज के इस कष्टमय संसार में, ठीक है, जिस प्रकार का कष्टमय कष्ट कर इस संसार है, किसी में मृदु नहीं बचा है, किसी के बोल में उतना मिठास नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मृदुलता और सरलता बची है, सरसता बची है, तो सिर्फ कोयल में ही बची है। किंतु उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कभी उससे उसकी वेदना का अनुभूता है। कोयल कितना मीठी गाती है, कुहू कुहू करके, तो उसी आवाज़ में दोस्तों सबको उससे प्रेम है। ठीक है, अगर संसार में कोई मृदु आवाज है तो कोयल की आवाज ही हमेशा बोलता नहीं, कोयल की कितनी बोलो कोयल की जैसा मीठी बोलो मिश्री घोलो, कुछ वाला कविता है। तो ही जब कोयल भी चीखने लगती है तो कभी जानने के लिए विवश हो जाता है कि आखिर कोयल क्यों चीख रही है, कोयल को क्या दर्द है। समझ रहे हो, यही इसका भाव है कि मृदुल वैभव की रखवाली से कि कोयल तुम इतने अच्छे आवाज़ का रखवाला हो, फिर इस तरह से चीख क्यों रहे हो, बोलो तो।
वही चीज़ है। आगे देखो दोस्तों, अगला है कि भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अगर का कुआं। यानी कि इसमें कह रहा है क्या, अंग्रेज सरकार जिस प्रकार अत्याचार कहर ढा रहा था सभी लोगों पर, ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि अंग्रेज सरकार देश के स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं, जिससे इन लोगों का स्वाभिमान और देश के प्रति देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए। मतलब उन लोगों से, हमारे देश के लोगों से पशुओं जैसा काम करवाता था, उनको उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, ताकि उनके अंदर से देश प्रेम की भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो मिट जाए। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रवादी होते हैं उनमें कभी मिटता नहीं है, ठीक है, भले जान भले चले जाए बट ईमान कभी नहीं जाता है। तो भावना खत्म कभी नहीं होता है। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है। कवि से पेट पर जुआ मतलब होता है रस्सी रस्सी टाइप का कुछ बांध देता होगा, और कुएं से कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु सेनानी इससे दुखी नहीं होते हैं तथा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार को सहते हुए उनके अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। और वो क्या चाहते सोचते हैं कि जितना जुल्म करना है कर ले, बट हम टस से मस नहीं होंगे, हम हारेंगे नहीं, ठीक है, हमारी अकड़ देखकर ही उसका पसीना छूट जाएगा। तो यही चीज़ है दोस्तों। आगे देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। तो मेघों के लिए बन ठन के सवर की बात क्यों कही, देखो कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए बन ठन की बात की है। सजीवता मतलब क्या, जीवन लाने के लिए। बन ठन कौन बनता, बन ठन के कौन आता है, आदमी आता है ना, बन ठन के बहू आ रही है, बन ठन के दामाद आ रहे हैं, बन ठन के लड़का आ रहा है, इस प्रकार। तो सजीवता मतलब जीवटता लाने के लिए बन ठन की बात कही है। बहुत दिनों तक बहुत दिनों तक मेघ न आने के कारण, यहाँ पर लिखना, ठीक है, बहुत दिनों तक मेघ न आने के कारण, यहाँ पर लिखना, बहुत दिनों तक मेघ के न आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है। बहुत दिनों से जब मेघ नहीं आता है, बारिश नहीं होती, तो गांव में इंतजार किया जाता है, बिल्कुल करते हैं सब आसमान की तरफ ताक कर। जिस प्रकार दामाद बहुत दिनों बाद घर आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत समय बाद आए। जिस प्रकार दोस्तों दामाद आता है ना, बहुत दिनों बाद बस आते हैं गाँव में, उसी प्रकार बड़े दिनों बाद मेघ आई है। ठीक उसी प्रकार मेघ भी बहुत दिनों बाद आए हैं, और क्योंकि उन्हें बनने संवरने में देर हो गई। जिस प्रकार दामाद बन ठन के सौर के आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बड़े दिनों बाद आई है, बन ठन के सौर के आई है, ठीक है, इसलिए लेट हो चुका है। नेक्स्ट है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो देखो क्या है, गांव में मेहमान चाहे किसी के भी घर आए, परंतु उत्सुकता और उल्लास पूरे गांव में होता है। मेघ आई कविता में ही है ये वाला, कि गांव में अगर किसी के घर में भी मेहमान आता है, दामाद आता है, तो पूरे गांव में उत्सुकता होती है, अरे इसके घर में वो आदमी दामाद आया है, इस प्रकार से, ठीक है, चलो उसको देखने चलते हैं। तो कविता में रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। कविता में रीति रिवाजों के माध्यम से कौन सा ऋतु का चित्रण किया गया, वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। मेहमान के आने पर पूरे गांव में उल्लास और उमंग माहौल हो जाता है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं, ठीक है। इस कविता के पाठ के आधार पर बता रहा हूँ, हालांकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा दोस्तों होता नहीं है कि जिसके घर में दामाद आए बस वही देखते हैं, बाकी कोई थोड़े देखेगा। लेकिन बस आप लोगों को लिखना है, क्योंकि पाठ में ऐसा लिखा हुआ है कि सभी लोग अपने तरीकों से मेहमान का, यानी कि जमाई का क्या बोलता है उसको, दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक है। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करने लगती है। गांव की जो स्त्रियां मेहमान से जो आते हैं दामाद, उससे पर्दा करने लगती है। बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं, बुजुर्ग उनका वेलकम करते हैं ना, कि वेलकम सी यू इन माय होम, इस प्रकार से। पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है, कि जब आता है कोई दामाद शहर से तो उसका कितना स्वागत होता है। उसी प्रकार मेघ जब आता है तो मेघ का भी स्वागत आता है, मेघ का भी सभी लोग इंतजार करते हैं। तो यही कुछ है। और दोस्तों इसका अंतिम सवाल है आज इस वीडियो का हम लोग का, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और सबसे मस्त दमदार जबरदस्त सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अच्छे से देख लो, समझ लो। बोल रहा है रीढ़ की हड्डी मतलब क्या, आप लोग का जो बैकबोन है, पीठ है, वो आपको बोलता है ना कि तरह रीढ़ की हड्डी नहीं है, बार बार तो बैठ जाता है, बार बार सोया रहता है, इस प्रकार से। तो यह शीर्षक बिल्कुल सही है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को दर्शाया गया है। यानी कि सड़ी गली मानसिकता मतलब क्या, जो है इसमें समाज की मानसिकता की, हाँ हमेशा पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियों को यहाँ पर कुछ अधिकार नहीं दिया जाता है, ये जो सोच है, ठीक है, ये बहुत ओछी सोच है, बहुत छोटा सोच है, ठीक है। क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य, देखो यहाँ पर क्या बोला है, तथा उस पर प्रहार किया, मानसिकता को दर्शाया तो उस पर प्रहार किया, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा करने में मदद करता है। रीढ़ क्या होता है, शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, जो पीठ के बीचों बीच होता है, ठीक है, वही उसको क्या बोल रहा है कि इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में भी स्त्री पुरुष दोनों का महत्व होता है। और इसी प्रकार दोस्तों व्यवहारिक जीवन जब शादी हो जाता है तो दोनों का महत्व होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, यहाँ की पत्नी है छोटी है, ठीक है, या दामाद बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी बराबर अधिकार होता है सभी को, समझ रहे हो। तो इसी लिखा है, दोनों की बराबर भागीदारी होती है। समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है, यह समय की मांग होती है। हमारा समाज इन छोटी मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला
शरीर हो जाता है। जिस प्रकार समाज की ओछी सोच है, इसी प्रकार सोच रखेगा तो हम लोग समाज क्या बिना रीढ़ वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका बिल्कुल दब जाएगा अगर इस प्रकार अच्छी सोच वाला हम लोग का समाज होगा तो। ठीक है, ठीक है, आगे तो क्या बोला, दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों को भी बिना रीढ़ वाला कहा गया है, क्योंकि शंकर क्या हमेशा अपने पिता की बात पर चला था। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खुद उसका कुछ नहीं था, बैठेगा भी तो झुक कर बैठेगा। आप लोग बैठते होंगे झुक कर, तो बोलता होगा कोई, अरे रीढ़ का हड्डी टूटा है क्या, तेरा रीढ़ का हड्डी नहीं है। तो उसी प्रकार वो भी झुक कर हमेशा बैठता था। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही, और ये जो था शंकर, हमेशा पूरा उम्र दूसरों के इशारे पर ही चलते रहे। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते हैं, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा। इसलिए उस शंकर ने उसे क्या बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा, क्योंकि वो इस समाज के लिए एक बोझ है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार क्योंकि उसकी ओछी सोच है, बहुत ही तुच्छ सोच है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और एग्जाम में दोस्तों इससे सवाल जरूर देखा जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए हर एक वीडियो पाने के लिए। एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।